हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा आप लोग सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के सिलेबस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो 12th क्लास के सिलेबस का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है भाई, और इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है और कैसे इसको रीड करना है, कैसे इसकी चीज़ों को आसान बना के समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, खेल आयोजनों का प्रबंधन। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर, खेलों में योजना, यानी कि खेल आयोजनों का प्रबंधन कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो खेलों में योजना, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, खेल आयोजनों का प्रबंधन, इसे ये कह सकते हैं। इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार के कार्य का अच्छी तरह से संचालन करने के लिए उस कार्य में कोई भी प्रॉब्लम आनी, उन प्रॉब्लमों का पहले ही सॉल्यूशन सोच लेना, उन प्रॉब्लम का पहले ही हिसाब किताब लगा लेना कि कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सॉल्यूशन सोच लेना और उस काम के करने के तरीके को आसान बना लेना। ये सब सारे तरीके कि उस काम को पहले ही प्री प्लान कर लेना, यानी कि मैनेज कर लेना, मैनेजमेंट कहलाता है। चाहे खेल हो या फिर कोई भी काम हो अपनी लाइफ की किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में या खेल के क्षेत्र में, तो पहले प्लानिंग कर लेना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहलाता है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहा जाता है। खेलों में योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही प्लान बना लेते हैं इसके अंदर कि ये काम कैसे करना है कंप्लीट। तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। खेल प्रबंधन जो होता है, इसका अगर मीनिंग की बातचीत की जाए तो खेल प्रबंधन रियलिटी में है ना, किसी भी खेल के आयोजन का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेना होता है, योजना बना लेना होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि योजना बना के उसका अच्छे से आयोजन करना होता है और प्लानिंग करके और वो काम एक्टिव करना होता है। जैसे कि हम पहले प्लानिंग बना लेते हैं और प्लानिंग बना लेने के कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस प्रॉब्लम का पहले ही निदान कर लेना या फिर पहले ही सॉल्यूशन सोच लेना। फालतू के खर्चे जितने भी फिजूल खर्ची होती है, उन फिजूल खर्ची से पहले ही बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेना कि कितना सामान लाना है, क्या क्या लेके आना है, कितने गेस्ट आने हैं। ये सब जितने भी गेम के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होने, उन सब एक्टिविटीज़ का पहले ही प्लानिंग कर लेना क्या कहलाता है, खेल प्रबंधन। तो ये खेलों में योजना बनाना रियलिटी में एक खेल प्रबंधन का ही एक पार्ट है। खेल प्रबंधन में ही ये चीज़ आती है, खेलों में योजना। तो खेल प्रबंधन के कुछ एक स्टेप हैं, वो स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप ही ये है कि योजना बना लेना। और उसके बाद अगर दूसरे स्टेप की बातचीत की जाए तो दूसरा स्टेप है भाई आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना खेल का। और तीसरा स्टेप होएगा इसके अंदर कि उसके अंदर स्टाफ जितना भी हमें नियुक्त करना है, स्टाफिंग करना। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम कहेंगे निर्देशन करना या गेम का डायरेक्टिंग करना या उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और गेम का स्टार्टअप करके और उसे अच्छे से संचालन करके सफलतापूर्वक और उन खेलों को ख़त्म करना। ये सारे कार्य खेल प्रबंधन के अंदर आते हैं। अब बात की जाए खेल प्रबंधन के जितने भी स्टेप हैं, तो पहला स्टेप है भाई प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने का मतलब यहाँ पे ये है कि खेलों में हम जो भी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, उसका अर्थ ये होगा कि किसी खेल या स्पर्धा का जो आयोजन होता है, आयोजन का पहले ही पूर्वानुमान लगाकर उसके लिए जो हम लोगों ने पहले लक्ष्य निर्धारित किए हैं ना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य के लिए पहले ही एक प्रोग्राम बना लेना, एक कार्यक्रम बना लेना, जिसके अंदर हमारे है ना पहले के एक्सपीरियंस जो होंगे, हमारे अनुभव होंगे, वो शामिल किए जाएंगे। और योजना है ना ये बनाई गई है जो एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है कि कब कहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है, आसान तरीके से काम कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा। इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले एक हम सभी की एक जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर लेते हैं ताकि
गेम के दौरान कोई गड़बड़ होती है या फिर कोई गलती होती है, उस गलती के होने की या गड़बड़ होने की संभावना कम से कम हो जाए, पहले ही एक जिम्मेदारी या ड्यूटी लगा दी जाती है। और ये प्लानिंग करने का फ़ायदा ये होता है हमारे लिए कि इससे हमारे लिए टाइम की बचत होती है, जो हमारा पैसा होता है, मनी होता है, उसकी बचत होती है, और फिजूल खर्ची से हम बच सकते हैं, कहने का मतलब। और फालतू के जितने भी संसाधन हम खराब कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, उनको वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। एक अच्छी योजना है ना, अच्छा खेल प्रबंधन ही खेलों का अच्छा सफल रूप से एक आयोजन करवाने का एक रास्ता होता है, क्योंकि अच्छी प्लानिंग के बिना खेलों का सफल रूप से अच्छी तरह सिस्टमेटिक तरीके से आयोजन करवाना मुश्किल है, क्योंकि बिना प्लानिंग के क्योंकि कोई भी काम ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहला स्टेप प्लानिंग ही होगा। सेकंड स्टेप की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। तो खेल नियोजन या संगठन जब हम बना लेते हैं तो इनकी खेलों का आयोजन करने का ये दूसरा स्टेप होगा। तो आयोजन समूह के कार्य, जब व्यक्ति के जो कर्तव्य या फिर काम दे दिए जाते हैं, या फिर जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक योजनाबद्ध रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना जरूरी होता है। एक प्रभावी संगठन होता है ना, उसमें जितने भी लोगों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, दोनों में से कोई भी हो, अपना अपना कार्य अगर सभी लोग सुचारू रूप से सिस्टमेटिक तरीके से ईमानदारी से करते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी ने भी बीच में गड़बड़ की तो हमारा काम बीच में रुक जाएगा, गड़बड़ होने के पक्के पूरे 100% चांस है। तो इसमें उद्देश्य जितने भी हैं हमारे, तो उनकी प्राप्ति करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम को आयोजन करवाने के लिए एक जो हम प्लानिंग करते हैं, जो आयोजन करते हैं, ये ज़रूरी है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोजन है या फिर ऑर्गेनाइजिंग है, जो हमारा जो काम करने वाले कर्मचारियों का समूह है, उस समूह के जितने भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके जो काम दिए गए हैं, उनके काम की जो शक्ति है उसको अधिकृत करता है, यानी कि एक तरीके में बांध देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इसके अपेक्षित और काम और जितने भी संसाधन या फिर जितना भी हम लोगों ने बजट इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, इन सब को भी एक सही दिशा में बांध देता है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। तो ये सब आएंगे ऑर्गेनाइजिंग में, आयोजन में। अच्छा आयोजन के लिए हमें पहले ही प्लान कर लेना ज़रूरी है कि कब कौन सा काम कितना करना है। तीसरा भाई स्टाफिंग। तो एक अच्छे आयोजन के लिए ना पहले ही सभी कर्मचारियों की ड्यूटी एक फिक्स कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुशल और योग्य व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें खेलों का कार्यक्रम और उनकी गतिविधि के लिए पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ईमानदार और नॉलेज वाले लोगों को नियुक्त किया जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आने पे वो अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर लेंगे। जो स्टाफ नियुक्त किया जाता है वो एक नॉलेज वाला स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को भी, रास्ते जाते व्यक्ति को, किसी को भी उठा के स्टाफ में नियुक्त कर दिया जाए। वो जो स्टाफ नियुक्त किया जा रहा है उस गेम से रिलेटेड होना चाहिए। तो उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त कौशल वाले जो टेक्निकल आदमी हैं, जिनके पास में अनुभव है, जिनके पास में नॉलेज है, उन लोगों को ही स्टाफ में नियुक्त करना चाहिए। तो इसके लिए जितने भी अधिकारी या कर्मचारी का चयन किया जाता है, उनकी नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण एक मतलब है ना, टाइम टू टाइम उनका प्रशिक्षण होना भी ज़रूरी है। एक उन्हें मतलब रिफ्रेशर टाइप का कोर्स करवाना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहे कि किस टाइम क्या काम करना है, क्या पता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो वो पहले ही इस चीज़ से अपने माइंड को रिकॉल कर पाए उन सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए। यदि किसी खेल कार्यक्रम में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो अगर अनुभवी होंगे तो खेल का प्रबंधन भी उतना ही सिस्टमेटिक और अच्छे रूप से, सुचारू रूप से होगा। खेलों की गतिविधि अगर कुशलतापूर्वक करने के लिए एक अच्छा प्रबंधन करना जरूरी है। कर्मचारियों की संख्या का पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किस काम के लिए कितने कर्मचारी लगाने ज़रूरी हैं। अगर एक और इसके साथ में एक चीज़ और, जब हम कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं ना, तो वो जो स्टाफिंग हम लोग करते हैं उसमें है ना अलग अलग टाइप की कमेटियाँ बनानी ज़रूरी है।
3 टाइप के काम होते हैं, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। 3 टाइप के काम होते हैं। कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट से के दौरान 3 प्रकार के काम होते हैं। एक टूर्नामेंट से पहले का, एक टूर्नामेंट के दौरान का और एक टूर्नामेंट के बाद का। ये तीनों प्रकार के जो स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, इनके अंदर हमें अलग अलग हर कार्य के लिए कमेटी बना देनी चाहिए कि भाई आयोजन कमेटी कौन सी है, प्रचार करने वाली कमेटी कौन सी है, ऐसे अलग अलग टाइप की सभी कमेटियां बना देनी चाहिए ताकि वो कमेटियां अपना अपना काम सुचारू रूप से कर पाए। लास्ट में ये कहूँगा इस स्टाफिंग के बारे में, किसी खेल संगठन की योजना पर आधारित विभिन्न खेल, अब कोई भी कोच हो, कोई भी प्रशिक्षक हो या खेल मैनेजर हो या कोई भी हो, उनको इस प्लानिंग के दौरान स्टाफ को नियुक्त करने की आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जो उस खेल से जुड़ा हुआ अगर आदमी स्टाफ की नियुक्ति करेगा तो उसे पता भी होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बिल्कुल अननोन आदमी को गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया जाए जिसे पता ही नहीं है बिल्कुल भी गेम के बारे में, तो कैसे किसी भी स्टाफ की ठीक से नियुक्ति कर पाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइज़र होता है उसे इस गेम की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए टूर्नामेंट के बारे में। और 4th स्टेप के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका इसमें है भाई डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो जब टूर्नामेंट या फिर घर में कोई हमारे फंक्शन हो रहा होता है या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो टूर्नामेंट के दौरान उसे कंट्रोल करने वाला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर से ही लेके चलो, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा था, मान लो किसी की शादी होती है, तो किसी के घर में जब सारा अरेंजमेंट करने के लिए कोई ठेके पे दे देता है, कोई खुद करता है। जो कोई खुद करते हैं काम को, वो कुछ ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाते हैं हमेशा कि वो सारा देख रेख कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी टाइम पे कर पाए। और अगर उसे ठेके पे दे देते हैं काम को, तो वो ठेकेदार एक कंट्रोलर छोड़ता है उस पूरे फंक्शन को देख रेख करने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उस फंक्शन के दौरान। ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के जो भी टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो टूर्नामेंट के अंदर एक कंट्रोलर रखना ज़रूरी है, ताकि जो पूरे टूर्नामेंट की सारे कामों को, सारे सिस्टम को अच्छे से देख रेख कर पाए, कंट्रोल कर पाए, कहीं पे चेक करता रहे टाइम टू टाइम, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। ठीक है, तो भाई ये स्पोर्ट्स के अंदर जो भी प्लानिंग करते हैं हम लोग, योजना बनाते हैं, ये योजना बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, आपस में जितने भी कमेटियां या फिर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उन सब का आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, जो काम का एकदम से किसी भी कर्मचारी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, उस लोड को मैनेज करके रखने के लिए अलग अलग काम को अलग अलग लोगों में बांट देना ज़रूरी है, यानी कि कमेटियाँ बना देना ज़रूरी है, ताकि किसी भी एक कर्मचारी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर उस परेशान कर्मचारी को कोई भी दूसरा हेल्प करने आएगा, दूसरी कमेटी का मेंबर हेल्प करने आएगा, तो वो दूसरी कमेटी में भी तो जगह खाली होगी, वहाँ पे भी तो कोई काम करने वाला चाहिए। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करना चाहिए। और हर एक जितने भी हम काम के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं, तो हमें कुछ कर्मचारी ऐसे भी रखने चाहिए जो रिजर्व हो, बिल्कुल फ्री वाले हो, जिनको इमरजेंसी में कहीं पे अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे हेल्प के तौर पे यूज़ किया जा सके। और इसके उद्देश्य क्या क्या है भाई? कोई भी काम हम कर रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं, तो उसका सुचारू रूप से कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि काम फ्लुएंसी से हो पाए, और काम को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए, ये तो बताया था भाई, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी के ऊपर अच्छे से कंट्रोलिंग रखने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और गलतियाँ जितनी भी होती हैं, उन गलतियों की संभावना कम से कम हो जाती है प्लानिंग करने से। तो इसका ये फ़ायदा होगा भाई। आगे देखेंगे, जो हम फंक्शन के दौरान विभिन्न प्रकार के कमेटियाँ प्लानिंग में जो कर्मचारी नियुक्त करते हैं, वो जो कर्मचारी नियुक्त करते हैं, उन कर्मचारियों की ड्यूटी कैसे मैनेज की जाएगी, कैसे लगाई जाएगी? तो जो वो ड्यूटी लगाई जाती है फंक्शन के दौरान, तो वो ड्यूटी के अंदर 3 प्रकार से ड्यूटियाँ डिवाइड होती हैं। एक टूर्नामेंट से पहले, एक टूर्नामेंट के दौरान और एक टूर्नामेंट के बाद में। तो टूर्नामेंट से पहले जो ड्यूटी लगाई जाती हैं, तो वो ड्यूटी कौन सी होती है? सबसे पहले देखो, कोई भी टूर्नामेंट हमें करवाना है तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे।
ठीक है। प्लानिंग में हम लोगों ने सारा सिस्टम पहले प्लान कर लेंगे कि कैसे क्या करवाना है। उसके बाद में सबसे पहले टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो कमेटी होगी ना, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलेंगे। वो कमेटी अपना काम अच्छे तरीके से करती रहेगी। उस कमेटी का काम क्या होगा? टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवाना। किसी भी प्रकार की संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है वो कमेटी। और इसमें जो भी समितियाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, वो सारे टीमों की संख्या, उनके फिक्सचर, उनका टूर्नामेंट का कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे टूर्नामेंट करवाना है, इन सब की प्लानिंग करता है। दूसरा है पब्लिसिटी कमेटी, इसे प्रचार समिति बोलते हैं। भाई टूर्नामेंट हो रहा है तो लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई टूर्नामेंट हो रहा है। ताकि प्रचार नहीं होगा तो फिर लोग देखने कैसे आएंगे? चाहे वो प्रचार कैसे भी हो, भाई न्यूज़पेपर से हो, टीवी से हो, ऐड से हो, इंटरनेट से हो, समाचार पत्र से, कैसे भी हो, सोशल मीडिया से हो। तो यानी कि वो पब्लिसिटी कमेटी का काम ये होगा कि वो उस टूर्नामेंट की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करेगी। और सबसे पहले एक चीज़ और, इस समिति है ना जो पब्लिसिटी कमेटी होगी, इस समिति या कमेटी का मुख्य काम ये होगा, प्रतियोगिता जो टूर्नामेंट होना है उसकी डेट, उसकी जगह ये पहले ही फिक्स कर लिया जाएगा। और उसके बारे में सभी खिलाड़ियों को, उनके कोचों को, या फिर जितनी भी टीमें आनी हैं उनका पहले ही लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि फ़लाने स्टेट से टीम्स आ रही हैं, इतनी अच्छी टीम्स आ रही हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट की बातचीत की जाए तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो समझ गए होगे कि कितना अच्छे प्लेयर हैं, तो फिर उसके बारे में पहले ही बोल दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, कितनी दमदार प्लेयर होंगे। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार करने वाली जो कमेटी है वो लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सबसे उत्तरदायी होती है। तो अच्छे तरीके से, चाहे पोस्टर से करो, चाहे टीवी से करो, चाहे सोशल मीडिया से करो या इंटरनेट से करो, कैसे भी करो, पब्लिसिटी करना ज़रूरी है ताकि दर्शक काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को आ पाए। तीसरा होगा भाई, बुक में तो दे रखा है क्रय समिति। क्रय तो तब करेंगे ना जब हम बजट फाइनल करेंगे। तो मैं तो तीसरे स्टेप पे बजट या फाइनेंस कमेटी को लेके आऊँगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही उपलब्ध नहीं होगा तो हम कैसे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए हम फाइनेंस कमेटी बनाएंगे। और फाइनेंस कमेटी सारा पैसों का हिसाब किताब, वित्तीय जितना भी खर्चा पानी जो भी होना है, जितना भी पैसा आना है, खर्च होना है, सब का हिसाब किताब लगाएगी। और सभी प्रकार के जितने भी खर्चे हैं उनका लेखा जोखा करके एक लिखित रूप में एक बजट तैयार करेगी, जिससे कि प्रतियोगिता में जितना भी खर्चा होना है वो सारा हिसाब किताब पहले ही लगा लिया जाए। तो इसके बाद में क्रय समिति लेके आऊँगा। क्रय समिति, परचेजिंग कमेटी, ये जितने भी टूर्नामेंट के दौरान सामान इस्तेमाल होना है सारे सामान को खरीदने का काम करेगी। उसके बाद में जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए लोडिंग या फिर बोर्डिंग कमेटी, उनके लिए रुकने के, रहने का, खाने पीने का व्यवस्था करने वाली कमेटी। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कमेटी भी होगी इसके अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन कमेटी को यातायात समिति बोलते हैं। और इसके बाद में वही डेकोरेशन एंड फंक्शन कमेटी होगी, जो भी फंक्शन के में पूरी डेकोरेशन करेगी वो सारी जितने भी। इसके बाद में एंट्री और प्रोग्रामर कमेटी होगी, जितने भी इसके अंदर एंट्रीज आ रही हैं टीमों की, जितना भी प्रोग्राम टूर्नामेंट का फाइनलाइज किया जा रहा है उसका प्लानिंग करेगी। और इसके बाद में प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट की कमेटी होगी, खेल मैदान और उपकरण को संभाल के रखने की, उनको किन खिलाड़ियों को देना है, इन सब का हिसाब किताब रखने की कमेटी होगी। और उसके बाद में कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स की होगी, जितने भी ऑफिशियल्स बुलाने हैं, कौन से रेफरी, कौन से जज बुलाने हैं, किनका सिलेक्शन करना है, ये कमेटी फाइनल करेगी। और इसके बाद में भाई एक कोई भी टूर्नामेंट हो, टूर्नामेंट के दौरान एक फ़र्स्ट एड या फिर एक डॉक्टर कह सकते हैं, फ़र्स्ट एड कमेटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फ़र्स्ट एड कमेटी, अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी टाइम कोई चोट लग गई तो उसके लिए फ़र्स्ट एड देना ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड में बात करेंगे इसके बाद में। ये तो थी प्रतियोगिता से पहले की कमेटी।
टूर्नामेंट के दौरान जो भी कमेटियाँ काम करेंगी, जो भी कर्मचारी काम करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले होगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। जो टूर्नामेंट हो रहा है उसका ऑर्गेनाइज करने के लिए, सभी कामों के ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक ढंग से कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कमेटी ज़रूर बनाई जाएगी। अगर कोई काम में गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ को दूर करने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी की होती है। तो इसका होगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या फिर आयोजन समिति जिसे बोल सकते हैं। फिर होगा भाई सेकंड पे मैं तो एक और दूसरी कमेटी को लेके आऊँगा, बुक में दूसरी दे रखी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी वही खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के दौरान लेके आना और उनको वापस छोड़ के आने के काम करेगी। और बोर्डिंग कह सकते हैं, लोडिंग कमेटी कह सकते हैं अगली कमेटी, जो कि खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था रखेगी। ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी होगी उससे अगली, जो ग्राउंड का ध्यान रखेगी, ठीक है। और क्रय समिति, अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई भी सामान टूट फूट गया है या फिर कुछ भी सामान एकदम से एक्सीडेंटली कुछ भी खरीदना पड़ जाए तो उसको खरीदने के लिए एक कमेटी रखी जाएगी। इसके बाद में प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, इसे बोलेंगे टूर्नामेंट प्रोग्राम कमेटी। तो प्रतियोगिता के समय में यदि किसी टीम को या अधिकारी को कार्यक्रम से या फंक्शन से संबंधित कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो उसको समस्या को दूर करने के लिए ये कमेटी ज़रूर रखी जाएगी, क्योंकि किसी भी टाइम किसी को भी कुछ भी काम या फिर एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। फर्स्ट एड कमेटी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट एड कमेटी तो भाई आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी पड़ेगी टूर्नामेंट के दौरान में, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को कभी भी किसी टाइम चोट लग जाए तो उसे फर्स्ट एड देना ज़रूरी है, क्योंकि खेलों का मेन मकसद ये होता है कि खिलाड़ी के जीवन को सुरक्षित रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि खेल और चोट का चोली दामन का साथ है, लेकिन फिर भी खेलों में खिलाड़ी के जीवन को बचा के रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक इसके अंदर एक अनाउंसमेंट कमेटी भी रखी जाएगी, जो टूर्नामेंट के दौरान सभी घोषणाएं करेगी, किसका मैच हो रहा है और किसके साथ में हो रहा है, कौन हार गया कौन जीत गया, ये अनाउंसमेंट कमेटी भी रखना ज़रूरी है। और एक स्टार्टिंग में बोलना था, इसे प्रतियोगिता के दौरान की कमेटी में एक रिसेप्शन कमेटी भी रखी जाएगी, जिसे स्वागत समिति बोल सकते हैं, कमेटी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें जितने भी अधिकारी या फिर मेहमान या फिर खिलाड़ी जितने भी आएंगे उनका स्वागत करेगी। एक इसके साथ में ये जो अब नाम बोलने वाला हूँ, डिसिप्लिन कमेटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, टूर्नामेंट से पहले भी, टूर्नामेंट के दौरान में भी और टूर्नामेंट के बाद में भी। ये डिसिप्लिन कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर रखनी पड़ेगी। और इससे अगला होगा भाई, लास्ट में मैं ये कहूँगा प्रोटेस्ट कमेटी। अगर टूर्नामेंट के दौरान में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई भी अगर कोई खिलाड़ी हार गया था और उसे जिता दिया गया या फिर जीत गया था उसे हरा दिया गया है, तो उन सब की जांच करने के लिए प्रोटेस्ट, क्योंकि खिलाड़ी अगर जीता हुआ है और उसे बाई चांस गलती से हरा दिया जाता है तो उसे वो प्रोटेस्ट करता है। तो प्रोटेस्ट कमेटी ये देखती है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, किसने गलती की है, कहीं गलती से हुआ है या फिर कैसे हुआ है, ये सब हिसाब किताब लगाने के लिए प्रोटेस्ट कमेटी भी उस खिलाड़ी या फिर किसी भी इंसान की समस्याओं का निवारण ज़रूर करेगी। तो तीसरा होगा टूर्नामेंट के बाद की जिम्मेदारियां या फिर क्या क्या, कौन कौन कर्मचारी क्या क्या काम करेंगे। तो टूर्नामेंट के बाद के लिए हम जो कमेटियाँ फिक्स करेंगे, सबसे पहली कमेटी होंगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वही टूर्नामेंट का स्टार्टअप करेगी, टूर्नामेंट को देखरेख करेगी और लास्ट में प्रतियोगिता के समाप्त होने पे सभी जितने भी कमेटियां हैं उनके रिपोर्ट कार्ड वगैरह को लेके उनसे विचार विमर्श करेगी कि फंक्शन या टूर्नामेंट हमारा ठीक से ऑर्गेनाइज हुआ है या नहीं। फिर क्रय समिति का हो या फिर फाइनेंस कमेटी का हो, बात घूम फिर के वित्तीय लेखा जोखा पे ही आ जाती है। तो जो फाइनेंस कमेटी है ना, सारा हिसाब किताब प्रेजेंट करेगी कि पैसा जितना भी आया था, हमारे पास जितना भी पैसा था, बजट था, वो कहाँ कहाँ पे कितना क्या खर्च हुआ, हम पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं, कहाँ से टूर्नामेंट में चंदा आया है या फिर टिकट वगैरह बिके हैं, कैसे पैसा आया, सब हिसाब किताब उसमें रखा जाएगा। फिर आएगी ये परचेज कमेटी, उसे कहूँगा ये है परचेज कमेटी। प्रतियोगिता जब भी, टूर्नामेंट जब भी ख़त्म हो जाता है तो जितने भी हम लोगों ने सामान मंगवाया है उनके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, उन सारे खर्चे का हिसाब किताब देने का जिम्मेदारी इसी कमेटी की होती है। फिर इसके बाद में आएगी भाई ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, परिवहन समिति। तो ये परिवहन समिति जितने भी खिलाड़ी या अधिकारी आए हैं उनको वापस छोड़ के आने का काम करेगी। और उसके बाद में बोर्डिंग या फिर लोडिंग कमेटी, जिसे भोजन या भोजन तथा आवास समिति कहते हैं। तो ये क्या करेगी, जितने भी
खर्चा पानी खिलाड़ियों को या ऑफिशियल्स को रोकने में आया है, उनकी व्यवस्था रोकने में, उनके खाने पीने में व्यवस्था करने में जितना भी खर्चा पानी आया उसका हिसाब किताब रखेगी रिटर्न में और उसे देगी। और उसके बाद में आएगा भाई अधिकारियों के लिए समिति, यानी कि ऑफिशियल्स कमेटी। जितने भी अधिकारी आए हैं उनका जो वेतन या फिर उनके लिए जो मोमेंटो का हो या फिर धन्यवाद पत्र का हो या फिर उनके लिए जो सर्टिफिकेट देने का काम इसी कमेटी का होता है। क्योंकि जब ऑफिशियल्स आते हैं तो उनको सम्मानपूर्वक उन्हें मोमेंटो, कोई शील्ड हो गया, कोई ट्रॉफी हो गया, ऐसे भी दी जाती है। तो फर्स्ट एड कमेटी का तो भाई देखो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक काम रहता है, क्योंकि कर्मचारियों को भी तो चोट लग सकती है, उनकी भी तो देख रेख करना ज़रूरी है। और टूर्नामेंट के दौरान हमारा जितना भी ग्राउंड था, ग्राउंड को देख रेख करने की जिम्मेवारी भी अपनी है, क्योंकि हम जहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हम लोगों ने जिससे भी टूर्नामेंट के लिए जगह ली है, वो जगह जैसी हम ले रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस जगह को उतना ही अच्छे से मेंटेन करके वापस उनको दें। इससे अगला भाई पुरस्कार वितरण समिति। प्राथमिक चिकित्सा तो हो चुकी है। पुरस्कार वितरण समिति का मतलब ये होगा कि जितने भी बच्चों ने मेडल जीते हैं, जितने भी बच्चों ने इनाम जीते हैं, उनकी मेडल, ट्रॉफी या फिर सर्टिफिकेट्स देने का काम करेगी, ठीक है। और डिसिप्लिन कमेटी तो देखो मैंने ये बताया था, टूर्नामेंट से पहले भी, टूर्नामेंट के दौरान में भी और टूर्नामेंट के बाद में भी डिसिप्लिन कमेटी हमेशा काम करती रहेगी। ये पुरस्कार वितरण कमेटी है ना, इसे रिपोर्ट कार्ड या फिर रिकॉर्ड कमेटी भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम ये भी है भाई। तो ये हो गए भाई जितने भी टूर्नामेंट के दौरान काम होते हैं, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट के बाद में, ये सारे इसके अंदर 3 तरीक़ों से डिवाइड करके अलग अलग कमेटियाँ बना के प्लानिंग तरीके से होंगे। इसके बाद में बातचीत करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर के आगे और हैं टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन जब करवाया जाता है, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं तो किस प्रकार की पद्धति के ऊपर करवाए जाते हैं। जैसे भाई नॉकआउट से होता है, लीग से होता है, बैगनल वाइड से होता है, किस प्रकार से टूर्नामेंट होते हैं। तो काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास जब होएगी, तो इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास जब होएगी तो मैं उसमें आप लोगों को टूर्नामेंट्स के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और भाई आप सब सारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये तो अगली क्लास में देखते हैं अब, हैं।